दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 जुलाई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने वही कहा है जो विपक्ष वर्षों से आवाज उठाता रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एसएसपी ने जो भी कुछ कहा है वह सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने वही कहा है जो हम वर्षों से कह रहे हैं। आरएसएस समाज में अशांति पैदा कर रहा है, यह कहना है तेजस्वी यादव का। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा और आरएसएस देश में सांप्रदायिक विभाजन पैदा कर रहे हैं। आपको बता दूं कि पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में गिरफ्तार संदिग्ध दहशतगर्दियों द्वारा युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा था कि जैसे आरएसएस अपनी शाखा आयोजित करता है और लाठी का प्रशिक्षण देता है, उसी प्रकार से ये लोग अपने युवाओं को बुला करके उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण देते थे और उनका ब्रेन वॉश करके उनके माध्यम से अपना एजेंडा लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। हालांकि मानवजीत सिंह ढिल्लों ने सफाई दी है और उनके बयान का गलत जवाब निकाला गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के करीब सभी जिलों में कोरोना का संक्रमण फैलने लगा है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी जरूरी है, वरना परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खबर के अनुसार पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार के पटना, अररिया, सुपौल, बेगूसराय समेत 35 जिलों में कोरोना के 460 नए मरीज मिले हैं। इससे बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 2640 हो गई है। इस तरह से बिहार में कोरोना का फैलाव हो रहा है। आपको बता दूं कि 24 घंटे के अंदर बिहार में कुल 1,06,607 कोविड टेस्ट किए गए, जिसमें पटना में सबसे अधिक 202 नए मरीज मिले हैं, जबकि अररिया और सुपौल में 22 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं मुजफ्फरपुर और भागलपुर में 20 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। जब बिहार के गया में 19, सहरसा में 18, बेगूसराय में 14, सारण में 13, पूर्णिया में 12, मुंगेर और वैशाली में 9 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। हालांकि इस दौरान पहले से कोरोना संक्रमित 415 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि एक मरीज की जान चली गई। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर 4 महीने के अंतराल पर किसानों को 2-2 हजार रुपए की राशि भेजी जाती है। जब कुल मिलाकर के साल में 2 किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ऐसा करके ये सरकार किसानों का जीवन स्तर और बेहतर करने की कोशिश कर रही है। इस योजना के तहत किसानों के खाते में 11वीं किस्त 31 मई 2022 को भेजी जा चुकी है। किसानों को अब 12वीं किस्त का इंतजार है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को सितंबर महीने में किसी भी तारीख को 2,000 रुपए की राशि भेजी जा सकती है। इधर पीएम किसान योजना का अवैध तरीके से फायदा उठाने के कई मामले सामने आए हैं। इन अवैध लाभार्थियों को पैसे वापस लौटाने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। नोटिस भेजने की ये प्रक्रिया कई महीनों से चल रही है। जब पैसे वापस नहीं करने पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पश्चिमी चंपारण से 15 लाख रुपए की लूट की घटना सामने आई है। जब पश्चिमी चंपारण के लोरिया के हनुमान चौक में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा से शनिवार को बदमाशों ने पिस्तल के बल पर 15 लाख रुपए लूट लिए हैं। वारदात को अंजाम देकर के सभी हथियार लहराते हुए नरकटियागंज की ओर फरार हो गए। बदमाशों की संख्या 6 बताई जा रही है। सभी 2 बाइकों पर सवार थे। जब घटना की सूचना पर पुलिस छापेमारी शुरू कर दी। आसपास के सभी थानों को अलर्ट कर दिया। जब थाना अध्यक्ष विनोद कुमार बदमाशों के भागने वाली दिशा में उनका पीछा कर रहे। जानकारी के अनुसार दिन के करीब 11:45 पर बदमाश ग्राहक के इस तरह बैंक में प्रवेश किए, जब सभी चेहरे को ढके हुए थे। बैंक में घूमते ही पिस्तल के बल पर बैंक स्टाफ और ग्राहकों को कब्जे में ले लिया। उस समय 5 स्टाफ और करीब दर्जन भर ग्राहक बैंक में थे। जब बदमाशों ने काउंटर पर मौजूद कैशियर अभिषेक कुमार गुप्ता से 5,50,000 रुपए ले लिए। जब मैनेजर रंजन कुमार पाठक को कब्जे में लेकर के उनसे जबरन सेफ खुलवाया और सेफ में रखे 9,50,000 रुपए निकाल लिए। जब रुपए निकालने के बाद सभी बाइक पर सवार होकर के नरकटियागंज की ओर फरार हो गए। बदमाशों के भागने के बाद बैंक कर्मियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
दोस्तों बात करते हैं कि बहुत जल्द अब बिहार के लोगों को मानसून मेहरबान होने वाला है। जब बिहार की राजधानी पटना समेत 13 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। जब सोमवार को यानी कि कल अररिया और किशनगंज में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। वहीं 13 जिलों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा के संकेत हैं। जहां इन 13 जिलों में पटना, बेगूसराय, लखीसराय, गया, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, नवादा, भागलपुर, बांका, खगड़िया, जमुई और मुंगेर जिला शामिल है। यानी कि इन सभी जिलों में कल भारी बारिश होने की संभावना है। जहां मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून की कमजोर स्थिति के कारण बिहार के दक्षिणी भागों में जून से अब तक सामान्य से 54% कम बारिश हुई है। शुक्रवार और शनिवार को बिहार के किशनगंज जिले के गलगलिया में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सिवान के दरौली में 14, बिहटा में 12, गोपालगंज के बरौली में 10, बेगूसराय के चेरिया में 9.8 और बांका के बैसी में 9.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि तेल कंपनियों ने आज सुबह पेट्रोल डीजल के ताज़ा रेट जारी कर दिए हैं। यह ताज़ा भाव के अनुसार पेट्रोल डीजल की कीमतों में लोगों के लिए राहत की खबर है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि शनिवार को महाराष्ट्र में राज्य सरकार के ऐलान के बाद पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ था, लेकिन आज रविवार को रेट में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरे राज्यों में पेट्रोल डीजल के दामों में बीते 22 मई के बाद से स्थिर है। तो आइए जानते हैं कि बिहार के प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल डीजल का रेट क्या है। आज बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 94 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं भागलपुर में पेट्रोल के दाम 108 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95 रुपये 1 पैसे प्रति लीटर है। जब दरभंगा की बात करें तो फिर यहाँ पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 94 रुपये 37 पैसे प्रति लीटर है। मधुबनी में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। दोस्तों अब खबर बिहार की नहीं बल्कि राजस्थान से है। तो राजस्थान के कोटा जिले में एक युवक की दोनों किडनी खराब हो गई। ऐसे में उन्होंने कई डॉक्टरों के पास युवक को दिखाया, जहां सभी ने किडनी ट्रांसप्लांट की बात कही, लेकिन एक सामान्य परिवार के लिए इतना खर्च उठाना कोई आम बात नहीं थी। ऐसे में युवक की पत्नी ने ही अपने पति को किडनी देने का निर्णय लिया, जिसके बाद आज कोटा के ही मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ। दरअसल राजस्थान के कोटा का रहने वाला समीर एक निजी बैंक में लोन डिपार्टमेंट में रिकवरी का काम करता है। जब बीते करीब 1-2 साल से लगातार उसकी तबीयत खराब रहती थी, जिससे ब्लड प्रेशर, पेट दर्द की हमेशा दिक्कत रहती थी। ऐसे में परिवार वालों ने समीर को डॉक्टर के पास दिखाया, जहां कई जांच में सामने आया है कि समीर की दोनों किडनी खराब है। समीर के परिवार वाले जब उसे इलाज के लिए जयपुर लेकर गए तो फिर वहां डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया है कि दोनों किडनी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। अब इनके जिंदा रहने का एक ही बचाव है, जो कि किडनी ट्रांसप्लांट उसी के जरिए संभव है। लेकिन परिवार के लिए ये खर्च उठाना बहुत मुश्किल था। साथ ही कोई भी अपनी किडनी देने को तैयार नहीं था। पति को बचाने की जिम्मा पत्नी ने उठाई। जब उसको किडनी मिलने की प्रॉब्लम आई तो फिर ऐसे में समीर की पत्नी, जिसने उसके साथ सातों जन्म साथ रहने का वचन निभाया, वह अपने पति को एक किडनी देने के लिए तैयार हो गई। जब डॉक्टर्स ने दोनों की जांच की तो फिर दोनों की किडनी मैच हुई। सामान्य से परिवार के लिए ऑपरेशन का ये खर्च उठाना बहुत मुश्किल था। ऐसे में उन्होंने कोटा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने के लिए ये बात कही। जहाँ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी पूरी कार्रवाई करके 11 जुलाई को समीर को भर्ती कर लिया, जिसके बाद आज सुबह उसका ऑपरेशन शुरू हुआ। समीर को उसकी पत्नी साहिबा ही अपनी एक किडनी दे दी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पंचायत मुखियाओं का वोल्टेज अब बढ़ गया है। जहाँ नीतीश कुमार सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के खाते में 1921 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। इसमें 13 से 43 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों को दे दिए गए हैं, जबकि पंचायत समितियों और फिर जिला परिषदों को 288 करोड़ रुपए मिले हैं। जहाँ 15वें वित्तीय आयोग की अनुशंसा के तहत मिली इस राशि को पंचायती राज विभाग ने सीधे पंचायतों के खाते में भेजा है। जब पंचायतों के मुखिया इस राशि को गाँव में पेयजल, स्वच्छता और विकास कार्यों में खर्च करेंगे। यहाँ पंचायतों को 2 अलग-अलग मदों के अंतर्गत राशि भेजी गई है। यह टाइड मद में 6% तो अनटाइड मद में 40% राशि दी गई है। यह टाइड मद की राशि सरकार द्वारा चिन्हित करके योजनाओं में खर्च करनी है। इनमें पेयजल आपूर्ति, जल संरक्षण, गली नाली पक्कीकरण, स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त के सतत रख रखाव आदि पर खर्च होगा। वहीं अनटाइड मद की राशि को अलग अलग विकास कार्यों में लगाया जाएगा, जिसका निर्णय ग्राम सभा में लिया जाएगा। यह अनटाइड राशि खेल के मैदान, सामुदायिक भवन निर्माण, सौदाह घरे, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र में सुविधाओं का विकास पर खर्च होंगे। अनटाइड मद की राशि का उपयोग वार्डों से आय प्रस्ताव पर भी किया जा सकेगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया समेत सभी जिलों में रहने वाले लोग आधार कार्ड के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने आधार कार्ड की सहायता से लर्निंग लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो फिर आप घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा, इसके बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दो कि बिहार में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आधार केवाईसी के माध्यम से सारा डिटेल्स डिटेक्ट कर लेता है। आधार कार्ड का नाम, पता, सब कुछ ड्राइविंग लाइसेंस पर दर्ज हो जाता है। आप लर्निंग लाइसेंस के लिए www.sarthi.parivahan.gb.in पर जाकर के अपना लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली समेत देश भर में डाटा एंट्री ऑपरेटर की 23 पदों पर भर्ती होने वाली है। ये भर्ती राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा निकाली गई है, जहां इसके लिए अधिकारी के वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया गया है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो फिर आप जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें, क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने वाली है। पदों के विवरण के बारे में बात करें तो जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने डाटा एंट्री ऑपरेटर के 23 पदों पर भर्ती को लेकर के आवेदन मांगे हैं। इसमें योग्यता के बारे में बात करते हुए इन पदों पर आवेदन करने के उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसकी जानकारी आप नोटिस से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 साल बाद भागलपुर के सुल्तानगंज में सबसे बड़ा सावन मेला लगा है। जब विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला प्रारंभ होते ही अजगैबीनाथ धाम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार साल 1978 में इस मेला को ब्रिटिश प्रसार सेवा ने विश्व का यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा मानव मेला कहा था। इस मेले की खूबसूरती पूरी दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। खास करके भगवान शिव के भक्त यहाँ आकर के शिव का पूजा करते हैं। ये दुनिया का एक लौता ऐसा मेला है जो बिहार के सुल्तानगंज से शुरू होता है और झारखंड के देवघर में जाकर के समाप्त होता है। आपको बता दूं कि अजगैबीनाथ धाम में लगने वाली श्रावणी मेला 96 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित देवघर जाकर के समाप्त होता है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा मानव मेला भी कहा जाता है। जहाँ इस 96 किलोमीटर के रास्ते में कांवड़ियों की लंबी भीड़ होती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने समस्तीपुर, आरा, दरभंगा समेत कई जिलों के अधिकारियों का तबादला कर दिया है। ये तबादला प्रारंभिक सेवा के अधिकारियों का किया गया है। आपको बता दें कि इस संदर्भ में शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही साथ दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। इसमें कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी भी दी गई है, जहाँ वहीं कुछ को दूसरे जिलों में भेज दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक कटनी सिंगरौलिया रेलखंड पर दोहरीकरण का काम चल रहा है, जिसे देखते हुए रेलवे ने बिहार से चलने वाली 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। खबर के अनुसार ट्रेनों को रद्द करने के संदर्भ में पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी दी है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए यात्रा से पहले आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर के अपनी ट्रेनों की डिटेल्स चेक कर लें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बरौनी से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के बरौनी में अब हवाई जहाज का ईंधन बनाया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर अगले महीने से हवाई जहाज के ईंधन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। खबर के अनुसार बरौनी रिफाइनरी में उत्पादित विश्व स्तरीय एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि ATF को माइक्रो टेस्टिंग के लिए ब्रिटेन की सबसे प्रमुख लैब कंपनी को भेजा गया है। अगर लैब टेस्ट सफल रहा तो फिर अब बरौनी से हवाई ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में फिलहाल 3 एयरपोर्ट से प्रतिदिन यानी कि हर दिन विमान का संचालन किया जाता है। अगर बरौनी में हवाई ईंधन का यानी कि हवाई जहाज का तेल का उत्पादन शुरू हो जाता है तो फिर पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमानों को आसानी से तेल मिल जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार हवाई ईंधन के उत्पादन को लेकर के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन SS वेद ने बरौनी रिफाइनरी के दौरे के दौरान समीक्षा की थी। इस प्रोजेक्ट पर 5 साल से काम चल रहा था, जो अब बनकर के तैयार हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि समस्तीपुर जिले में आपराधिक वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला और रोसड़ा थाना क्षेत्र के रहुआ गांव की है, जहां शुक्रवार की रात वार्ड संख्या 4 में एक दामाद ने गोली मार करके अपनी ही सास की हत्या कर दी। जहां करीब 4 राउंड किए गए फायरिंग में 2 गोली उसकी सास आंगनबाड़ी सेविका
सुरेंद्र सुधांशु की पत्नी निर्मला सुधांशु के पेट में और फिर सीने में लगी, जहां इससे मौके पर ही उसकी जान चली गई। दामाद ने अपनी पत्नी कंचन देवी के कनपट्टी में भी गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वह मिस फायर हो गया और पत्नी बाल बाल बच गई। जहां घटना के संबंध में बताया जाता है कि आरोपी दामाद मनोज यादव जहांगीरपुर लगमा का निवासी है। जहां आपसी विवाद के कारण वह अपने ससुर की हत्या के उद्देश्य से ससुराल आया हुआ था। आवेश में उसने अपनी सास की गोली मार करके हत्या कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर के आसपास के लोग वहां ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इस दौरान आरोपी की पत्नी ने अपने पति को कस करके दबोच लिया, जिस कारण वह अगला फायरिंग नहीं कर सका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी दामाद को मौके पर से गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा और सार्जेंट के लिए हुई परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 2213 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जिसमें दारोगा के लिए 1998 और सार्जेंट के 215 उम्मीदवार शामिल हैं। दारोगा की परीक्षा में 742 और सार्जेंट में 84 महिलाएं सफल हुई है। इनमें से एक है जहानाबाद की अनिता। अनिता की सक्सेस स्टोरी खास है, खास इसलिए क्योंकि शादी के 1-2 नहीं बल्कि 13 साल बाद उन्होंने दारोगा की वर्दी हासिल की है, वो भी अपने मेहनत और जज्बे के बुते। 13 साल पहले अनिता की शादी हुई थी और उसके बाद वह हाउस वाइफ बन गई। इस दौरान अनिता को 2 बेटे भी हुए, लेकिन शादी के बाद भी अनिता ने पढ़ाई कायम रखी और फिर बच्चों के जन्म के बाद उन्होंने नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान उनके पति ने घर का जिम्मा संभाला। अनिता ने पहले सिपाही की नौकरी हासिल की और अब उसी विभाग में दारोगा बन गई। अनिता के पति जहानाबाद के होरियलगंज मोहल्ला में स्थित तंग गलियों में आटा चक्की की मशीन चलाते हैं। संतोष आटा चक्की के माध्यम से किसी तरीके से अपनी पत्नी और फिर 2 बच्चों का परिवार चला रहे थे, लेकिन पत्नी को गृहस्थी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अनिता कहते हैं कि शादी के 10 साल बाद उन्होंने कुछ करने की ठानी और पहले पुलिस ज्वाइन करके अपना दमखम दिखाया। जहां हौसले को थोड़ा बल मिला और 2020 में जब दारोगा की वैकेंसी निकली तो फिर उन्होंने ठान लिया है कि अब यही नौकरी करनी है। रोहतास में आरक्षी के पद पर नौकरी करते हुए अनिता ने पहले पीटी पर फिर फिजिकल निकला और फिर फाइनली एसआई की नौकरी ले ली। रिजल्ट आने के बाद जब अनिता जहानाबाद पहुंची तो फिर परिवार वालों ने माला पहना करके और फिर मिठाई खिला करके स्वागत किया है। कहते हैं कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन अनिता की कामयाबी के पीछे उनके पति संतोष का हाथ है, जिन्होंने हर मुश्किल में अनिता का साथ दिया है। हालांकि संतोष मानते हैं कि सब कुछ अनिता की इच्छा शक्ति से संभव हुआ है। अनिता की सफलता ये संदेश देती है कि हर सफलता के पीछे आपकी सोच और विचार का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब कोई भी काम करने से पहले यदि आपके मन में उत्साहहीनता या फिर असफलता के भाव और विचार आते हैं तो फिर निश्चित जानिए आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। ये दृढ़ संकल्प ही था कि शादी के 13 साल बाद 2 बच्चों की मां ने वैसी नौकरी पाई जिसमें मानसिकता और फिर शारीरिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि कवि कुमार विश्वास बीते दिनों इंदौर में कौटिल्य एकेडमी के स्थापना समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान कवि कुमार विश्वास ने अपने व्यक्तित्व में देश की मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी की। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को नसीहत भी दे डाली। कुमार विश्वास ने कहा है कि आज 17 से 18 साल का लड़का गांधी जी को गाली देता है, चौराहे पर खड़े होकर के पुलिस हवलदार रात को ट्रक वाले से 20 रुपए का नोट लेता है, उसे कांस्टेबल से सवाल जवाब करने की औकात नहीं है और ये गांधी पर बात करते हैं, सावरकर पर बात करते हैं और चापेकर बंधुओं पर बात करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि वे लोग हमारे बुजुर्ग थे, हमारे पूर्वज थे, हर किसी ने अपने अपने तरीके से अपना काम किया है। जो पीढ़ी अपने अतीत का सम्मान नहीं करते उसे भविष्य तो छोड़िए वर्तमान तक रास्ता नहीं देता है। कुमार विश्वास ने युवाओं से सवाल करते हुए कहा है कि गांधी ने ऐसा कर दिया था, नेहरू ने वैसा कर दिया था, अरे तुमने क्या किया इस देश के लिए? जो वक्त काठियावाड़ के बैरिस्टर बेटे गांधी को मिला था वही काश कि कुछ ऐसा कर दो कि आने वाले में दौर में 50 सालों के बाद गांधी का चैप्टर छोटा हो जाए और तुम्हारा बड़ा हो जाए। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खुले लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का मामला इस वक्त पूरे देश में गरमाया हुआ है। जहां राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मॉल का 10 जुलाई को शुभारंभ किया था। इसके 3 ही दिन 13 जुलाई से यहां विवाद शुरू हो गया। जहां मॉल के अंदर नमाज पढ़ते हुए कुछ लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा समेत अन्य हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई। इसके बाद मॉल के मैनेजमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी। अब हिंदू समाज पार्टी के योगी सरोज नाथ ने कहा है कि अगर परिसर में नमाज पढ़ा जा सकता है तो फिर अब सुंदरकांड का भी पाठ होगा। शुक्रवार को मॉल परिसर के अंदर सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करने वाले हिंदू समाज पार्टी की 3 लोगों को एंट्री गेट से हिरासत में लिया गया है। ये जानकारी एडीसीपी साउथ राजेश श्रीवास्तव ने दी है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नालंदा में एक लड़की और लड़की को फोन पर रॉन्ग नंबर लगने के बाद प्यार हो गया। जब 2 महीने की बातचीत और फिर प्रेम संबंध के बाद दोनों ने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर के मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया। लेकिन 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खाने वाले 7 महीने भी साथ नहीं रह पाए। जब दोनों में बात बात पर झगड़ा इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई और पति अपनी नई नवेली बीवी को हर रोज पीटने लगा। तंग आकर के अब पत्नी ने थाने में मदद की गुहार लगाई है। पूरा मामला सिलाव थाना क्षेत्र का है। जी हाँ, नालंदा में एक लड़की को प्रेम विवाह करना महंगा पड़ गया। 2 महीने पहले ही उसने अपने बॉयफ्रेंड से मंदिर में प्रेम विवाह किया था, अपने घर वालों के खिलाफ जाकर के। लेकिन 2 महीने बीतने के बाद ही रिश्ते में दरार आ गई और लड़की अब लड़के के साथ रहने को तैयार नहीं है। अच्छा, इतना ही नहीं, लड़की ने सिलाव थाने में लड़के के खिलाफ मारपीट करने का आरोप भी लगाया है। लड़की का साफ कहना है कि अब वो अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती है क्योंकि वह बेवजह उसे पीटता रहता है, जिसकी वजह से वह काफ़ी तंग आ चुकी है। जब कुछ दिन तो ठीक से रखा, मगर कुछ दिन के बाद जब भी घर आता है बेवजह गाली गलौज करके मारपीट करने लगता है। आज भी हमारे साथ मारपीट किया गया है, जिसके बाद मैं अपनी इस मौसी की मदद से सिलाव थाना पहुंची हूं और अपने पति के खिलाफ मारपीट करने का आवेदन दिया है। अब मैं अपने पति दीपक के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जब मेरे साथ मारपीट करने का पूरा वीडियो भी उसके मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि अवैध बालू खनन के नेटवर्क का चलाने वाले माफिया के खिलाफ एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। एटीएस ने बालू खनन माफिया अमीरी राय को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से रेगुलर पिस्टल भी बरामद हुआ है। उसकी गिरफ्तारी से बालू के अवैध खनन पर रोक लगी है। अमीरी राय कई वर्षों से बालू के अवैध खनन में लिप्त था। एटीएस ने उसे दीघा से गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि अमीरी राय सारण के डोरीगंज थाना क्षेत्र के रायपुर बिंद गांव का रहने वाला है। कई सालों से बालू के अवैध खनन में लिप्त था। जब उसने अपना बड़ा गिरोह भी तैयार किया था। जब पटना और भोजपुर जिले में उसके गिरोह का व्यापक प्रभाव माना जाता है। जब बालू के अवैध खनन में अपने गिरोह का वर्चस्व रखने के लिए उसने भोजपुर और पटना जिले में कई वारदात को अंजाम दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पश्चिमी चंपारण से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन प्रमंडल 2 के हरनाटाड़ जंगल में बाघ के हमले से एक वृद्ध की मौत हो गई। जहां लोकरिया थाना के बेरिया काला गांव के रहने वाले धर्मराज महतो का छत विछत शव शुक्रवार को दोपहर के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने जंगल के निकट से देखा। वृद्ध व्यक्ति का शव जंगल में मिला। बताया जा रहा है कि किसान मवेशी चराने जंगल की ओर गए थे जब मृतक 1 दिन पहले से लापता थे। शुक्रवार को जब ग्रामीणों ने जंगल में शव देखा तो फिर इसकी सूचना वन विभाग को दी। घटना की जानकारी मिलते ही हरनाटाड़ वन क्षेत्र के अधिकारियों के नेतृत्व में टीम घटनास्थल पर पहुंची। जब वन विभाग की टीम शव को कब्जे में लेकर के घटना की जांच में जुटी हुई है, वहीं इस घटना को लेकर के ग्रामीणों का गुस्सा वन विभाग पर फूट पड़ा है। घटनास्थल पर पहुंची वन विभाग की टीम को ग्रामीणों ने घेर लिया। जब ग्रामीण बाघ के हमले में मारे गए किसान के परिवार वालों को न्याय देने की मांग कर रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र में स्थित खिलार पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय झरना में पदस्थापित सहायक शिक्षक कृष्ण कुमार केशव का स्कूल से घर लौटने के दौरान रास्ते से अपहरण कर लिया गया। यह शिक्षक कृष्ण कुमार केशव बेलहर थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव के रहने वाले हैं। वह स्कूल से बाइक से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनका अपहरण कर लिया गया। जहाँ खसिया से उनकी बाइक बरामद हुई। अपहरण के बाद फिरौती की मांग की गई। परिजनों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक कृष्ण कुमार के अपहरण के बाद 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। परिजन मामला सार्वजनिक होने पर किसी अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं, इसलिए अभी कोई भी कुछ खुल करके बोलने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और आरजेडी ने कुछ समय पहले अपनी राहें अलग कर ली थी, लेकिन अब ये पार्टियां फिर से एकजुट होते हुए दिखाई दे रही है और मामला राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा हुआ है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और कांग्रेस में बड़ी दूरियां घटती नजर आ रही है। राष्ट्रपति चुनाव में बिहार का विपक्ष साथ नजर आ रहा है, जबकि सत्ताधारी गठबंधन भी एकजुट है। वहीं सत्ताधारी गठबंधन को अभी भी विपक्ष का मत मिलने की आस है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा शुक्रवार को पटना पहुंचे और विपक्षी दलों के साथ बैठक की। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यशवंत सिन्हा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार योग्य और अनुभवी हैं। जब वे राष्ट्रपति बनेंगे तो महज रबड़ स्टाम्प नहीं रहेंगे, जब संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। हालांकि बैठक में टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, सीपीआई के राम बाबू कुमार, सीपीएम के राज्य सचिव ललन चौधरी, भाकपा माले विधायक दल के
के नेता महबूब आलम सहित विपक्षी दलों के सभी विधायक और सांसद मौजूद थे। जब विपक्षी दलों के विधायक और सांसदों ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट देकर के जिताने का संकल्प लिया है। दोस्तों, अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम बिहार के मुजफ्फरपुर का रेलवे स्टेशन बनेगा। जब भारतीय रेलवे ने यह तस्वीरें शेयर करते हुए जानकारी दी है और कहा गया है कि मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के मेक ओवर का प्लान तैयार है। मेक ओवर होने के बाद स्टेशन का लुक दिखने में कुछ इस प्रकार दिखाई देगा जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। यह सोनपुर रेल मंडल का मुजफ्फरपुर जंक्शन चकाचक होगा। 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे इसमें। इसे वर्ल्ड क्लास बनाने की पूरी तैयारी है। प्रस्तावित योजना के तहत स्टेशन परिसर में एक नया स्टेशन भवन बनाया जाएगा जिसमें फ्री मूवमेंट के लिए प्लेटफॉर्म पर 108 मीटर चौड़ा एयर प्लाजा और यात्रियों के लिए एक वेटिंग एरिया भी होगी। रेलवे परिसर में यात्रियों की एंट्री के लिए दूसरी योजना पर काम किया जाएगा। इसके अलावा प्रस्तावित योजना का उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर एंट्री के साथ साथ स्टेशन परिसर से बाहर निकलने के समय यात्रियों को अलग करना है। जब प्लेटफॉर्म पार्सल और RMS के लिए भी सुविधा होगी। जहां RLDA के उपाध्याय ने बताया है कि प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट, एस्केलेटर और सीढ़ियों को मॉडिफाई किया जाएगा ताकि यात्री को बेहतर सुविधा मिले। यह स्टेशन पर वाईफाई सुविधा के साथ अग्निपथ उपकरण होंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह भरगाम में छोटू के परिजनों से जा मिले। जहां उन्होंने मृतक छोटू की प्रेमिका आरती और छोटू के स्वजनों को भरोसा दिलाया है कि हर हाल में दोषी को सजा दिलवाएंगे। सांसद से गमजदा आरती ने बताया है कि उसके प्रेमी छोटू यादव को शादी कराने का झांसा देकर के बुलाया गया था। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और दूसरे कमरे में छोटू को बंद कर दिया गया और पीटा गया, जहाँ साथ ही करंट लगा करके मौत का घाट उतार दिया गया। ये सब सुनकर के सांसद का हृदय पसीज गया। जहाँ सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा है कि ये बहुत विभत्तीय घटना है, दर्दनाक है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बताते हुए अपनी ओर से पीड़ित परिवार को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद की है और इंसाफ दिलाने का पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह बिल्कुल कम है। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों द्वारा RSS की तुलना PFI से किए जाने के बाद बिहार की सियासत में बवाल मचा हुआ है। जब पुलिस मुख्यालय द्वारा SSP को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल BJP SSP की बर्खास्तगी की मांग पर अड़ गई है तो फिर वहीं JDU ने इस विवाद से पल्ला झाड़ लिया है। जबकि RJD नेता तेजस्वी यादव ने पटना के SSP के बयान का समर्थन किया है, खुल करके समर्थन किया है। जब बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पटना SSP के बयान का समर्थन करने वालों को जम करके फटकार लगाई है। जब पटना SSP के बयान पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि RSS हमारी आज़ादी के पहले से ही वह संगठन है जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वातावरण करने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं हैं, जहां उसके साथ किसी की भी सहानुभूति कतई नहीं होनी चाहिए। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने साफ कर दिया है कि अगर कोई सहानुभूति रखते हैं तो फिर वे भी उस राष्ट्र विरोधियों के अंग माने जाएंगे। दरअसल RJD नेता तेजस्वी यादव पटना SSP के बयान का समर्थन किया है, वहीं JDU ने इस विवाद से सीधे पल्ला झाड़ लिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT की परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इसमें सेलेक्ट होने के लिए कड़ी मेहनत और मजबूत इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। जब देश के चुनिंदा छात्र इसके लिए सेलेक्ट होते हैं, लेकिन बिहार में एक ऐसा गांव है जहां लगभग हर घर के बच्चे IIT के लिए सेलेक्ट होते हैं। IIT में पढ़ना लगभग हर बच्चा का सपना होता है। जब देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से निकलने के बाद नौकरी मिलना तय माना जाता है। इसकी परीक्षा भी काफ़ी कठिन होती है। इस परीक्षा को पास करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन भारत के बिहार में एक ऐसा भी गांव है जहां के हर घर के बच्चे IIT के लिए चुने जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिलसिला साल 1996 से चल रहा है। बिहार के गया जिले का पटवाटुली गांव IITians के नाम से जाना जाता है। इस गांव से हर साल करीब 1 दर्जन बच्चे IIT के लिए सेलेक्ट होते हैं। जानकारी के अनुसार ये बच्चे कोचिंग की मदद लिए बिना ही IIT पास करते हैं। जहाँ ये बच्चे गांव की लाइब्रेरी से तैयारी करते हैं और इसकी कोई भी फीस नहीं ली जाती है। इसके अलावा गाँव के जो छात्र IIT में पढ़ाई कर चुके हैं या फिर पढ़ रहे होते हैं तो फिर वे गांव के बच्चे को ऑनलाइन क्लास के ज़रिए तैयारी कराते हैं, जिसके बाद इन बच्चों के लिए IIT की परीक्षा निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। इस गांव के कई बच्चों का IIT में सेलेक्ट होता है, इसलिए इस गांव को IIT गांव भी कहा जाता है।
दोस्तों बात करते हैं कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने बड़ा दावा किया है। यशवंत सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनका समर्थन नहीं किया है। यशवंत सिन्हा का दावा है कि जब उन्होंने अपनी उम्मीदवारी को लेकर के नीतीश कुमार से संपर्क करना चाहा तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका फोन तक नहीं उठाया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नीतीश कुमार के साथ मंत्रिमंडल में रहे यशवंत सिन्हा ने कहा है कि जब विपक्षी दलों ने मुझे अपना साझा उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया तो फिर कई राज्यों में फ़ोन के जरिए संपर्क साधने के क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कई बार संदेश भिजवाया कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं, पर शायद स्टेटस की तुलना में उतना नीचे था कि उन्होंने मुझसे बात करना उचित नहीं समझा। यशवंत सिन्हा 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए प्रचार करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, बॉलीवुड अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के करीबी सुरेंद्र कुलकर्णी भी मौजूद थे। यशवंत सिन्हा ने कहा कि अगर नीतीश कुमार से उनकी बात हुई होती तो फिर वे यही कहते कि उन्हें बिहार के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार से उम्मीदवार होने के बावजूद भी वे मेरे समर्थन में आगे नहीं आ रहे हैं। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस दिन द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की गई, नवीन पटनायक ने भी उसी दिन घोषणा कर दी कि चूंकि वे ओडिशा की बेटी है इसलिए वे उनका समर्थन करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में राष्ट्र विरोधी पीएफआई से जुड़े संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसके तार अब पाकिस्तान सहित अन्य देशों से भी जुड़ता जा रहा है। भारत विरोधी कार्य करने के लिए देश और विदेशों के लोगों को भी जोड़ा जा रहा था। जब पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि कुछ और लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया है कि फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत ईसोपुर नहर के पास संदिग्ध मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास मौजूद मोबाइल सामग्री से यह साफ है कि उसके द्वारा सांप्रदायिक विरोधी और फिर राष्ट्र विरोधी कार्य तकनीकी माध्यमों का सहारा लेते हुए स्थानीय तथा विदेशी तत्वों की मदद से किया जा रहा है। जब मरगूब अहमद दानिश मूल रूप से गया जिले के बिथो शरीफ का रहने वाला है। इनके परिवार के कुछ लोग पाकिस्तान के कराची में भी बसे हुए हैं। 2016 से ये व्हाट्सएप, ईमेल तथा फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से लोगों के संपर्क में हैं। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के मुताबिक ताहिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जुड़ा है। पाकिस्तान का फैजान नाम से कोई व्यक्ति इनके साथ नियमित संपर्क में है। उन्होंने बताया है कि ताहिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से गजवाए हिंद से जुड़ा है और इसका ग्रुप एडमिन भी है। फैजान भी इस ग्रुप का एडमिन है। कई सारे पाकिस्तानी नंबर इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसका ग्रुप आइकॉन एवं मैसेज देश विरोधी, संप्रदाय विरोधी, भड़काऊ, आपत्तिजनक तथा गैर कानूनी और असंवैधानिक है। इसमें भारत, पाकिस्तान और यमन के लोगों के मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं। एसएसपी के मुताबिक ताहिर द्वारा किए गए एक व्हाट्सएप ग्रुप गजवा हिंद के नाम से बनाया गया है, जिसमें बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोगों के नंबर जुड़े हुए हैं। इसका भी ग्रुप आइकॉन एवं मैसेज आपत्तिजनक, राष्ट्र विरोधी और असंवैधानिक है। दोस्तों बात करते हैं कि जीएसटी के नए प्रावधान तो अभी लागू नहीं हुए हैं, लेकिन इससे पहले ही मंडी में खुले अनाज के भाव बढ़ने लगे हैं। जहां उसना चावल 3 से 4 रुपये महंगा हो चुका है। अब दालें भी महंगी हो गई है। एक सप्ताह पहले उसना चावल के भाव में तेजी आई थी, अब दालें भी महंगी हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि मिलर ही भाव बढ़ा रहे हैं। जहां उनका कहना है कि धान महंगा हो गया है, इसलिए चावल की कीमत बढ़ाई गई है। बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ के महासचिव रमेश तलरेजा ने कहा है कि 18 जुलाई से जीएसटी के नए प्रावधान लागू होने हैं। इसमें खुले अनाज पर भी 5% जीएसटी लगाने का प्रावधान किया गया है। इसलिए मंडी में तेजी का सिलसिला पहले से ही शुरू हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि तेजस्वी यादव के साथ मंच शेयर करते हुए कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बगावत करने वाले मुकेश सहनी वापस तेजस्वी यादव के साथ सियासत करने को बेचैन नजर आ रहे हैं। जब महागठबंधन में शामिल होने के लिए बेताब मुकेश सहनी ने दिल्ली पहुंच करके आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। जब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हुए मुकेश सहनी की तस्वीर सामने आई है। इसमें मुकेश सहनी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति भी साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव का इलाज इन दिनों दिल्ली एम्स में चल रहा है। लालू यादव से मुलाकात करने वाले बड़े नेता लगातार दिल्ली एम्स पहुंच रहे हैं और मुकेश सहनी ने भी दिल्ली एम्स पहुंच करके लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच भविष्य की राजनीति को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं और लालू प्रसाद यादव की तबीयत का हाल चाल जानने के बहाने मुकेश सहनी ने नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू कर दी है। जब खुद मुकेश सहनी इसके पहले कह चुके हैं कि लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय की लड़ाई के बड़े
योद्धा रहे हैं। लालू यादव को अपना राजनीतिक आदर्श भी मुकेश सहनी बता चुके हैं। एक दौर था जब मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बगावत कर दी थी। तब मुकेश सहनी बड़े पॉलिटिकल गेनर साबित हुए थे, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ ना केवल ज़्यादा सीटें लेकर के तालमेल किया बल्कि उनके 4 विधायक भी जीत गए। बाद में मुकेश सहनी और बीजेपी के रिश्ते खराब हुए तो फिर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने मुकेश सहनी के 3 विधायकों का बीजेपी में विलय कर लिया। जब मुकेश सहनी की पार्टी का अस्तित्व बिहार विधानसभा में खत्म हुआ तो फिर बीजेपी ने नीतीश कुमार से कह करके उन्हें कैबिनेट से भी बाहर कर निकलवा दिया। अब मुकेश सहनी भविष्य की राजनीति पर नज़र गड़ाए हुए हैं, जहां ऐसे में उन्हें एनडीए के अंडर एंट्री मिलनी मुश्किल लग रही है, लिहाजा महागठबंधन के करीब जा रहे हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।